हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा भी प्रीवियस ड्रामा की तरह बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है थिंकिंग ऑफ यू लू साओ बई। ये एक बिजनेस रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 36 है। अगर आपको रिवेंज और रोमांस ड्रामा पसंद है तो आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस ड्रामा में आपको पूरी रिवेंज स्टोरी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी ही बदले से स्टार्ट होती है, क्योंकि इस ड्रामा का जो हीरो है वो हमारी हीरोइन से इसलिए शादी करता है ताकि वो उसके परिवार से बदला ले सके। और इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत ही बदले और नफरत से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारा हीरो हीरोइन के परिवार से बदला लेने के लिए हीरोइन को खूब टॉर्चर करता है और उसके साथ मिसबिहेव भी करता है और उसे चोट पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो इस ड्रामा में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये दोनों अपने बदले से उठकर एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, एक दूसरे की भूल को माफ करके एक दूसरे की लाइफ में अपनी जगह बना पाएंगे। तो उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो अपने पास्ट को याद करके बहुत ही सैड रहता है, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट दी होती है, जिस वजह से आज वो ऐसा बन गया होता है और अपने बदले की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है कि वो उन लोगों को किस तरह चोट पहुँचाएगा और उन्हें बर्बाद करेगा, जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। लू साओ उन लोगों से क्यों बदला लेना चाहता है और उन लोगों ने उसकी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया था जिस वजह से लू साओ उन लोगों से बदला लेने के लिए पूरी तरह उतारू है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले हम लू साओ की पूरी स्टोरी जान लेते हैं कि आखिरकार वो उन लोगों से बदला क्यों लेना चाहता है। स्टोरी ये होती है कि लू साओ की फैमिली एक साथ बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन जब लू साओ के पापा सेंग को ये बात पता चली कि उसका इकलौता बेटा लू साओ बहरा है, तो वो ये बात हजम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका इकलौता बेटा बहरा कैसे हो सकता है। और वो लू साओ की इसी कमी की वजह से लू साओ और उसकी माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो लू साओ की मॉम सेंग को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और वहाँ से ले जाते हैं। पर लू साओ की मॉम सेंग का पीछा नहीं छोड़ती और वो उनसे मिलने के लिए उनके घर भी जाती है। तो उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि सेंग ने दूसरी शादी कर ली है और वहाँ पर उनका एक हंसता खेलता परिवार है, एक बेटी है और एक बेटा है और सेंग अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो लू साओ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसने सेंग से कहा, मेरा बेटा बहरा था, इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया ना। मुझे घिन आती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, मुझे तुम जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। और लू साओ की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सेंग लू साओ की मॉम को कुछ बताना चाहता था कि उसने क्यों उसे छोड़ा, पर वो ये बात उसे नहीं बता पाता, क्योंकि लू साओ की मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती। सेंग की क्या स्टोरी थी, उसने लू साओ की मॉम को क्यों छोड़ा, वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे जब लू साओ की मॉम का दिल टूट जाता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो लू साओ अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह टूट जाता है और खूब रोने भी लगता है। और रही तोंग की बात, तो तोंग लू साओ के नाना के कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन उसने लू साओ के नाना को धोखा दे दिया और उसने फैक्ट्री में आग लगा दी, जिस वजह से लू साओ के नाना अंधे हो गए और उसके बाद उसने लू साओ की पूरी जायदाद को छीन लिया। आगे इतने सारे हादसाओं की वजह से लू साओ के सर पर से सबका साया उठ गया। ना उसके पापा उसके पास थे, ना ही उसकी मॉम, और एक नाना थे, लेकिन वो भी लू साओ का ख्याल नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो आग की वजह से अंधे हो गए थे, जिस वजह से वो लू साओ का ख्याल नहीं रख पाए। इसलिए उन्होंने लू साओ की अच्छी परवरिश हो जाए। लेकिन अनाथ आश्रम जाने के बाद भी लू साओ पूरी तरह सहमा रहता था, ना ही किसी से बात करता। कुछ साल बाद एक औरत, क्योंकि उसका पति लू साओ की तरह ही बहरा था और उस औरत को लू साओ में अपना बेटा दिखता था, इसलिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे एक माँ का प्यार दिया, उसकी अच्छी परवरिश की और उसे इस काबिल बनाया कि वो किसी का भी डटकर सामना कर सके। और इसी तरह टोंग और सेंग दोनों मिलकर एक प्यारे से मासूम से बच्चे की हंसती खेलती दुनिया पूरी तरह उजाड़ देते हैं। और उसके बाद लू साओ अपने नाना के साथ मिलकर उन लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाता है। और लू साओ के नाना जी भी यही चाहते हैं कि वो लोग खून के आंसू रोए, जिस
तरह वो खून के आंसू रोए थे, उसी तरह वो लोग भी खून के आंसू रोए और दर दर भटके। और लू साओ अपने नाना की ही इच्छा पूरी करने के लिए उन लोगों से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है। और सबसे पहले लू साओ अपने पापा सेंग के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें उनके ही जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद कर सके। और लू साओ इसमें कामयाब भी हो जाता है और सेंग उसे अपॉइंट कर ले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, क्योंकि लू साओ सेंग की कंपनी को बहुत सा मुनाफा दिलवाता है, जिससे सेंग बहुत ही खुश रहता है। और सेंग अपने बेटे जिनसे की जिम्मेदारी भी लू साओ पर छोड़ देता है और लू साओ को कहता है कि वो उसके बेटे को बिजनेस सिखाए। पर सेंग को लू साओ की नीयत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड नियान की एंट्री होती है। नियान बहुत ही साफ दिल की प्यारी सी क्यूट सी लड़की होती है और वो एक डिजाइनर भी होती है, पर उसे अभी तक ऐसा कोई काम नहीं मिला होता है जिससे वो अपना करियर बनाने की कोशिश जारी रखती है। लेकिन इन सब चक्कर में उसे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमारी मेन लीड तो इतनी अमीर है, फिर उसे पैसों की प्रॉब्लम कैसे हो रही है। अपने पापा का घर छोड़ दिया होता है क्योंकि वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है बिना अपने पापा के पैसों के सहारे, इसलिए उसने अपने पापा का घर छोड़ दिया होता है और अपने बलबूते पर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही होती है। और इन सब में उसकी फ्रेंड यूडो भी उसका साथ देती है। यूडो इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड होती है। तो दोनों अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए एक जॉब ढूंढ रही होती है, पर कोई भी जॉब उन्हें मिल नहीं रही होती है क्योंकि उन लोगों को पैसों की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत दिनों से अपना किराया नहीं भरा होता है और न ही उन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे होते हैं। और इसी वजह से वो दोनों बहुत ही परेशान रहते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात लू साओ की मॉम से हो जाती है, क्योंकि एक चोर लू साओ की मॉम का बैग लेकर भाग रहा होता है और वो दोनों उस चोर को पकड़ने में लू साओ की मॉम की हेल्प करते हैं। तो लू साओ की मॉम उन दोनों से बहुत ही खुश होती है, बहुत प्यार बरसाती है। आगे जब लू साओ की मॉम को ये बात पता चलती है कि वो दोनों प्रॉब्लम में हैं, तो वो उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट में हायर कर लेती है और उन्हें जॉब दे देती है। तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों को जॉब मिल गई। दूसरी तरफ तोंग सेंग की कंपनी से बार बार हार रहा होता है क्योंकि हमेशा सेंग की कंपनी नंबर 1 रहती है और वो हमेशा सेकेंड आता है, जिस वजह से तोंग को बहुत ही जलन होती है सेंग से। लेकिन जब तोंग को ये बात पता चल कि सेंग के कंपनी के सक्सेस के पीछे लू साओ का हाथ है, तो वो ये बात जानकर बहुत ही आश्चर्य कर, क्योंकि लू साओ ने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है, जिस वजह से तोंग को लू साओ से बहुत ही जलन होती है और वो सोचता है कि लू साओ जैसा बंदा अगर उसकी कंपनी में आ जाए तो उसकी कंपनी कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। और बेचारा लू साओ को अपनी कंपनी में लाने के तरीके ढूंढता है। लू साओ की तो यही प्लानिंग होती है कि तोंग किसी न किसी जरिए से उसे अपनी कंपनी में बुला ले ताकि वो उसके घर में घुसकर उसे बर्बाद कर सके। दूसरी तरफ लू साओ और नियान की मुलाकात एक दूसरे से होती है, पर उन दोनों की मुलाकात एक अच्छी मुलाकात नहीं होती बल्कि एक लड़ाई वाली मुलाकात होती है। वो दोनों जैसे ही मिलते हैं एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही हैं। दूसरी तरफ सेंग और तोंग की कंपनी में मुकाबला चल रहा होता है कि कौन इस बार अपनी कंपनी की ज्यादा सेल करता है। तो दोनों ही कंपनी को एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो उसकी कंपनी को प्रमोट कर सके और जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो। तो वो दोनों ही यांग यांग को अप्रोच करते हैं क्योंकि यांग की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों ही कंपनी यांग यांग को मनाने के लिए जाते हैं, पर यांग सबका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। तो जिनसी खुद यांग यांग के पास जाता है प्रपोजल लेकर, तो यांग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब जिनसी यांग यांग से म्यूजिक के बारे में बात करने तो यांग यांग को जिनसी की पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगती है और वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर जिनसी की माँ आ जाती है और जिनसी की माँ उन दोनों को एक साथ सेट करने की कोशिश करती है क्योंकि यांग यांग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी होती है, पर उसकी एक अलग पहचान होती है जो उसने अपने बलबूते पर बनाया होता है। आगे नियान अपने बॉयफ्रेंड जिनसी से मिलने के लिए जाती है। नियान और जिनसी 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और जिनसी नियान को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बुलाता भी है, पर नियान सही टाइम पर नहीं आ पाती, जिस वजह से जिनसी की मॉम को नियान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिनसी को कहती है कि जिसे टाइम की कदर नहीं है वो तुम्हारी कदर क्या करेगी, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, प्लीज तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तो जिनसी कहता है मॉम आप उसे जानती नहीं है इसलिए आप उसके बारे में ऐसा कह रही हैं, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। तो जिनसी की मॉम कहती है मैं उससे ही तो मिलने आई थी, क्या वो टाइम पर आई? अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी, मुझे वो लड़की नहीं पसंद। और जिनसी की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा जिनसी सैड हो जाता है। आगे नियान और जिनसी एक दूसरे से मिलते हैं तो नियान जिनसी को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो क्यों नहीं टाइम पर आ पाई। तो जिनसी कहता है कोई बात नहीं। तो नियान कहती है मेरी तरफ से अपनी मॉम से माफी मांग लेना, मैं जब उनसे मिलूंगी तो मैं खुद उनसे माफी मांग लूंगी। तो जिनसी कहता है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा मेरे सपोर्ट में है और मेरे पापा मेरी मॉम को मना ही लेंगे। दूसरी तरफ लू साओ जब घर जाता है तो उसका कोई भी सामान सही जगह पर नहीं होता, उल्टा उसका
घर बहुत ही गंदा रहता है। तो लू साओ अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मॉम मुझे एक हाउसकीपर चाहिए, मेरा घर बहुत ही गंदा है। तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें कितने हाउसकीपर दिए लेकिन तुमने सबको भगा दिया। तो लू साओ कहता है क्योंकि मॉम वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। प्लीज मेरे लिए एक हाउसकीपर ढूंढिए, अगर वो अपना काम अच्छे से करेगी ना तो मैं उसे आपकी बहू बना दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं ढूंढती हूँ। आगे लू साओ की मॉम नियान को अप्रोच करती है लू साओ की हाउसकीपर बनाने के लिए और लू साओ की मॉम नियान को कहती है तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें एक बंदे के घर में जाकर हाउसकीपर का काम करना होगा। ये काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें उसके घर की साफ सफाई करनी होगी, उसके कपड़े आयरन करने होंगे और उसके लिए खाना बनाना होगा। तो नियान कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो लू साओ की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे पैसे डिपॉजिट कर देती है। आगे नियान लू साओ के घर में काम करने के लिए जाती है और वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उधर से लू साओ आ जाता है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। आगे एक मीटिंग बैठाई जाती है जहाँ पर नियान और लू साओ दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो बेचारी लू साओ की मॉम ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है, पर वो एक तरकीब निकालती और कहती है मैंने नियान को पहले ही पैसे दे दिए हैं और नियान ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो किसी भी कीमत पर ये काम करेगी, तो नियान तुम्हें ये काम करना ही होगा और बेटा तुम्हें नियान को बर्दाश्त करना ही होगा क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं। तो लू साओ कहता है मॉम पैसे आपके लगे हुए हैं, मेरे तो नहीं लगे हुए ना, मैं इसे निकाल सकता हूँ। तो लू साओ की मॉम कहती है बकवास करना बंद करो और लू साओ की मॉम दोनों की वाट लगा देती है। तो दोनों को लू साओ की मॉम की बात माननी ही पड़ती है। आगे लू साओ यांग यांग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो ये प्रोजेक्ट उसके साथ करे ना कि जिनसी के साथ। तो यांग यांग कहती है तुम दोनों की कंपनी तो एक ही है, मैं उसके साथ डील करूँ या तुम्हारे साथ, तो क्या प्रॉब्लम है। तो लू साओ कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो यांग यांग कहती है मैं तुम्हारे लिए तो जान दे सकती हूँ। फिर ये क्या चीज है। और यांग यांग लू साओ को अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने को कहती है। तो लू साओ कहता है हम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। जब हम उस रिश्ते में थे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, इसलिए हमने ब्रेकअप किया था क्योंकि तुम्हें वो चीज करनी थी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो यांग यांग कहती है मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। तो लू साओ कहता है मैं तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त मानता हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज उम्मीद रखना बंद कर दो और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखे, लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ। और लू साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यांग यांग लू साओ की शिकायत नाना जी से कर देती है। तो नाना जी कहते हैं यांग यांग तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए लू साओ की शादी तुमसे ही होगी। अभी वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वैसे ही मैं तुम दोनों की शादी करवा लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो यांग यांग ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे नाना जी लू साओ को कॉल करते हैं और उसकी बेवकूफ़ी के लिए डांटते हैं। तो लू साओ कहता है नाना जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया है, लेकिन हमने जैसा प्लान किया है मैं वैसा ही करूंगा और उन लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। तो नाना जी कहते हैं तुम्हें यांग को अच्छे से ट्रीट करना होगा, यांग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी, जैसे ही तुम टोंग और जैंग की कंपनी को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें कंपनी में खड़ा रख सके, और यांग यांग के पापा ही वो इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए उसे अच्छे से ट्रीट करो क्योंकि तुम्हें उससे शादी करनी है, समझे। तो लू साओ अपने नाना की सारी बात सुन लेता है और हाँ में हाँ मिला देता है। वेल लू साओ यांग यांग से प्यार नहीं करता, पर उसे अपने नाना जी की हर कही हुई बात माननी पड़ती है क्योंकि वो नाना जी से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ लू साओ को पता चल जाता है कि नियान टोंग की बेटी है और नियान और जिनसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लू साओ इस मौके का फायदा उठाता है लेबर डे के दिन और वो जानबूझकर नियान को खाना लेकर होटल बुलाता है ताकि टोंग अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखकर शर्मिंदा हो। और होता भी यही है, जब टोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देख तो बेचारा का सर शर्म से झुक जाता है और सारे मीडिया वाले उनसे सवाल भी पूछने लगते हैं। तो टोंग किसी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। इधर जिनसी और नियान को भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक अमीर बाप की औलाद हैं। आगे टोंग अपनी बेटी को खूब डांटता है और कहता है तुमने कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो तो मैंने तुम्हें परमिशन दी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक रेस्टोरेंट में नौकर वाला काम करोगी। लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे, एक बिजनेसमैन की बेटी एक वेटर का काम कर रही है, क्या तुम्हें मेरी इमेज की जरा से भी फिक्र नहीं है, इसलिए अपना काम धंधा बंद करो और घर वापस आ जाओ। और यहाँ पर बाप बेटी में लड़ाई हो जाती है और नियान वहाँ से जाने लगती है। तो टोंग कहता है अगर तुम आज यहाँ से गई तो दोबारा कभी भी यहाँ पर मुड़ कर मत आना। तो नियान ये बात सुनकर रोने लगती है पर वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। आगे नियान लू साओ से मिलती है और कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, तुम्हें पता था
ना कि मैं तोंग की बेटी हूँ? चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं रेस्टोरेंट का काम नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं वहाँ पर काम कर सकती हूँ। आगे नियान और जिनसी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में अपनी फैमिली को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं हम दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी पहचान छुपाई है, तो इसमें हम दोनों की ही गलती है। तो इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए अपने प्यार पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे खानदानों से ऊपर हमारा प्यार है और हमारा भरोसा है जो हम दोनों एक दूसरे पर करते हैं। और यहाँ पर फिर से इन दोनों का पैचअप हो जाता है। आगे जेन और लू साओ अपने आगे की प्लान की तैयारी करने लगता है। तो जेन लू साओ को कहता है मुझे पता है उसकी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम अपने बदले में निर्दोष लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो? इसमें नियान की क्या गलती थी? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो लू साओ कहता है क्योंकि वो तोंग की बेटी है और तोंग के पापों की सजा उसकी बेटी को भी मिलेगी। लू साओ बोलने के लिए तो बोल देता है कि वो त्यान को भी पनिश करे, लेकिन उसका दिल जानता है कि वो कभी भी नियान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा है। और जेन को भी इस बात का अंदाजा है कि लू साओ नियान को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। आगे लू साओ तोंग के साथ हाथ मिलाने के लिए जाता है। तो तोंग कहता है तुम मेरे साथ हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? तो लू साओ कहता है क्योंकि मैं अपने पोजीशन से खुश नहीं। अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लेते हैं तो मैं आपकी कंपनी को उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर आप उसे ले जाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी नंबर 1 बन जाए? तो तोंग को लू साओ पर थोड़ा शक होता है और वो कहता है मैं इस तरह तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेंग की कंपनी बर्बाद हो जाए, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल करूंगा। तो लू साओ कहता है ठीक है। इधर नियान ली साओ के घर की सफाई कर रही होती है तो उसे एक्सीडेंटली लू साओ का लैंप टूट जाता है। आगे जब लू साओ ये सब देखता है तो वो नियान पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे काम से बाहर भी निकाल देता है। और लू साओ उस लैंप को देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो लैंप उसकी माँ की आखिरी निशानी हो जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया होता है। दूसरी तरफ जिनसी नियान को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो नियान से मिलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि यांग यांग उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है और दोनों साथ में मिलकर म्यूजिक वाला काम करने लगते हैं, क्योंकि जिनसी को म्यूजिक बहुत पसंद है और वो हमेशा से म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चाहता था। पर उसके पापा हमेशा उसे अपने बिजनेस में लाना चाहते थे, जिस वजह से उसे अपना म्यूजिक का करियर छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब जिनसी को एक मौका मिला है तो जिनसी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता और यांग यांग के साथ मीटिंग करने लगता है, जिस चक्कर में वो ये बात भूल जाता है कि उसने यान को मिलने के लिए बुलाया था। इधर नियान जिनसी का इंतजार करती रह जाती है, पर जिनसी उससे मिलने के लिए नहीं आता तो बेचारी का दिल पूरी तरह टूट जाता है और इस चक्कर में वो पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लू साओ आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगली सुबह जिनसी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो जिनसी को गलतफहमी हो जाती है कि उन दोनों ने एक साथ एक रात गुजारी है। तो नियान उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर जिनसी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी नियान का तो दिल ही टूट जाता है। आगे लू साओ ऑफिस जाता है तो जिनसी लू साओ से पूछता है कि उन दोनों के बीच कल रात क्या हुआ। तो लू साओ जिनसी को कहता है क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा नहीं है जो तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? तो जिनसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे एक मुक्का मार देता है। तो इस बात का बहुत बड़ा इशू हो जाता है और ये बात सेंग के पास चली जाती है। तो सेंग अपने बेटे को ही गलत ठहराता है क्योंकि उसने गलती की होती है। तो सेंग अपने बेटे को पनिशमेंट देता है, उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस से सस्पेंड कर देता है। और सेंग लू साओ को भी कहता है मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पर्सनल मैटर हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम्स खड़ी करे, इसलिए आइंदा से ख्याल रखना। अगर दोबारा ये सब हुआ तो मैं तुम्हें भी ऑफिस से निकाल दूंगा। तो लू साओ कहता है ठीक है सर, मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करूंगा। आगे लू साओ सेंग की कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसका काला चिट्ठा पूरे मीडिया के सामने ला देता है। तो सेंग जैसे ही अपनी कंपनी की इमेज गिरते हुए देखता है उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता है और वो लू साओ से कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो लू साओ कहता है धोखा देना तो आपका काम है पापा। तो सेंग जैसे ये जानता है कि लू साओ उसका बेटा है, उसे तो और बड़ा दौरा ही पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। आगे सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। तो तोंग ये सब देखकर खुश हो जाता है और उसे लू साओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो जाता है। पर उसे सेंग के लिए बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि तोंग सेंग को सिर्फ बिजनेस में हराना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि सेंग को इन सब की वजह से कुछ हो जाए। आगे जब नियान को जिनसी के पापा के बारे में पता चलता है तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है, पर जिनसी की मॉम नियान की बहुत ही इंसल्ट करती है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। तो बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे नियान लू साओ के घर जाती है काम करने के लिए और उसका सारा काम कर देती है। तो लू साओ उसके काम में भी नुस्ख निकालता है, पर उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नियान ने उसके सारे कामों को परफेक्टली किया होता है। कि तभी वहाँ पर जिनसी नियान से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर जिनसी को पता चल जाता है कि नियान जिस घर में काम करती है वो घर किसी और का नहीं बल्कि
लू साओ का है। तो जिनसी को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि नियान ने लू साओ के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है और नियान ने अपने पापा की कंपनी बचाने के लिए लू साओ के साथ मिलकर उसकी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो नियान जिनसी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है, पर जिनसी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे जली कटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिनसी के पापा को होश आ जाता है तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो जिनसी की माँ कहती है ये सब उस कमीने लू साओ की वजह से हुआ है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। तो जिनसी के पापा कहते हैं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये सब हमारी गलती है, हमने उसे कुछ ज्यादा ही छूट दी थी जिस वजह से हमारे साथ ये हुआ, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करोगी, इस मामले को मैं और मेरा दामाद संभाल लेगा। और जिनसी के पापा अपने दामाद जी सांग को अपने कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो जिनसी की माँ इस बात पर भी ऑब्जेक्शन लगाने लगती है क्योंकि जिनसी की माँ को अपना दामाद बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी होती है, वही टिपिकल स्टोरी एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की की। एक गरीब लड़का अमीर लड़की से प्यार करने लगता है और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर लड़की की मॉम इस शादी पर ऑब्जेक्शन लगा देती है क्योंकि लड़का गरीब खानदान का होता है और उसका कोई भी स्टेटस नहीं होता, जिस वजह से वो इस शादी इनकार कर देती है। तो गरीब लड़का अमीर लड़की को छोड़कर चला उसकी फैमिली की वजह से। और जब लड़की को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने प्यार को रोकने के लिए जाती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने दोनों पैर खो देती है। और इसके बाद लड़की की फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो उन दोनों की शादी करवा देते हैं। पर लड़की की मॉम हमेशा लड़के को जली कटी सुनाती है और उससे ही अपनी बेटी के इस हालत का जिम्मेदार समझती है। दूसरी तरफ नियान का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो जिनसी के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। आगे जब नियान के पापा को नियान की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है। पहले तो वो अपनी बेटी पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने अपने पापा से ये बात छुपाई होती है कि वो उसके बिजनेस राइवल के बेटे से प्यार करती है, लेकिन बाद में टोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे सपोर्ट करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। आगे टोंग अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड यूडो को अपने घर लेकर आ जाता है ताकि टोंग अच्छा फील कर सके और टोंग यूडो को अपनी बेटी की तरह मानता है और उसे अपने घर में रहने की परमिशन भी देता है और कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी तुम्हारी बात मानती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की लाइफ फिर से सोनी हो जाए, इसलिए प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो यूडो कहती है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं नियान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे लू साओ टोंग की कंपनी में एंटर कर लेता है, पर टोंग उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता और न ही उसे कोई काम देता है। तो लू साओ टोंग की ये चाल समझ जाता है कि टोंग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके, वो सैंग की कंपनी की तरह उसकी कंपनी को भी तो धोखा नहीं दे रहा। तो लू साओ टोंग के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है और उसके हर काम पर पूरा उतरता है। तो टोंग कहता है अगर तुम मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बना दोगे तो मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा। तो लू साओ कहता है आप टेंशन मत लीजिए, इस बार आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन बनेंगे। आगे लू साओ टोंग के धीरे धीरे करीब आने लगता है और टोंग को भी लू साओ पर धीरे धीरे भरोसा होने लगता है। पर टोंग का जो भाई होता है उसे कभी भी लू साओ पर भरोसा नहीं होता और वो हमेशा अपने भाई को कहता रहता है कि लू साओ उसे भी धोखा देगा क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है। और जी साओ हमेशा लू साओ को नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। तो लू साओ समझ जाता है कि ये बंदा उस पर भरोसा नहीं करता, तो इसलिए लू साओ उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने अंडर कंट्रोल में रख सके। इधर जिनसी की भी हालत ठीक नहीं रहती और वो भी ब्रेकअप के बाद देवदास मोड में चला गया होता है। तो जिनसी की मॉम को जिनसी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, तो जिनसी की मॉम यांग यांग से हेल्प मांगती है कि वो जिनसी को कंपनी दे और उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करे। और जिनसी की मॉम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है ताकि जिनसी और यांग यांग का टाका भिड़ जाए और उन दोनों की शादी हो जाए। तो यांग यांग जिनसी के मॉम के कहने पर जिनसी के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे उसके गम से बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर यांग यांग के दिल में जिनसी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती क्योंकि वो लू साओ से प्यार करती है और उसके दिमाग में ये बात सेट होती है कि जैसे ही लू साओ का बदला खत्म हो जाएगा तो दादाजी लू साओ और उसकी शादी करवा देंगे। पर लू साओ के दिल में यांग यांग के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं होती और वो हमेशा यांग यांग से दूर भागने की कोशिश करता है, पर यांग यांग हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करती है। आगे सेंग अपने बेटे लू साओ से मिलने के लिए जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तो लू साओ कहता है आपको क्या लगता है कि आपके माफी मांगने से मैं वो सारे पल भूल जाऊंगा जिसमें हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, लेकिन आप हमारे साथ नहीं थे। आपने जो हमें दर्द दिया है उसका हिसाब तो आपको सूद समेत लौटाना पड़ेगा। तो सेंग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तो तुम मुझे सजा दो ना, इसमें मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम वो करो, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। तो लू साओ अपने पापा की एक भी नहीं सुनता और
कहता है आप लोगों ने जो किया है आप लोगों को चुकाना ही पड़ेगा और लू साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे तोंग को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो लू साओ को नियान की जिम्मेदारी देता है कि नियान को वो जीना सिखाए और उसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाए। तो लू साओ तोंग के कहने पर नियान के साथ टाइम स्पेंड करता है और उससे उसके गम बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो नियान पहले तो लू साओ से बहुत ही चिढ़ती है और उसके किसी भी बात को नहीं मानती, पर लू साओ भी बहुत जिद्दी होता है। वो नियान को अपने रंग में रंग ही देता है और कहता है अगर तुम जिनसी से प्यार करती हो तो जिनसी से बात करो, शायद तुम दोनों बात करोगे तो मामला सुलझ जाए। दूसरी तरफ तोंग चेयरमैन की पोस्ट जीत जाता है क्योंकि सेंग पहले ही अपना नाम विड्रॉ करवा लेता है और लू साओ अपनी पूरी प्लानिंग के साथ तोंग को चेयरमैन बना देता है। तो तोंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लू साओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो जाता है। जिनसी से बात करने के लिए जाती है पर वहाँ पर दोनों बात करने के बजाय उन दोनों को गलतफहमी हो जाती है कि जिनसी यांग यांग को डेट कर रहा है और जिनसी को ये गलतफहमी हो जाती है कि नियान और लू साओ के बीच में कुछ चल रहा है, जिस चक्कर में यहाँ पर दोनों कपल में लड़ाई हो जाती है। तो नियान जिनसी का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है और वो सोचती है जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो पूरी जिंदगी उसका क्या ख्याल रखेगा और उससे क्या प्यार करेगा। तो नियान अपने आप को मजबूत बना लेती है और वो अपने रिश्ते से मूव ऑन करने की प्लानिंग कर लेती है। अगले दिन नियान अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है और वो अपने पापा का भी घर छोड़ देती है। तो उसके पापा सैड हो जाते हैं। तो नियान कहती है पापा आप टेंशन मत लो, मैं आपसे हर हफ्ते मिलने आऊंगी और आपके साथ लंच भी करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने बहुत सारा कर्जा लिया है जिसे मुझे अपने दम पर चुकाना है। तो तोंग कहता है ठीक है तुम्हें जो काम करना है तुम करो, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफिस में भी मेरा हाथ बटाना होगा। तो नियान कहती है ठीक है पापा, मैं आपके ऑफिस में भी आपका हाथ बटाऊंगी और ऑफिस के सारे काम सीखने की कोशिश करूंगी। इधर यूडो और जैन की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यूडो को जैन से पहले ही नजर में प्यार हो गया हो। आगे नियान लू साओ के साथ काम करने लगती है और उन दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो यांग यांग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है। तो वो दादाजी से लू साओ की शिकायत कर देती है कि लू साओ नियान के करीब जा रहा है, शायद उसे नियान से प्यार हो गया है। तो दादाजी जैसे ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो लू साओ की वाट लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने बदले के लिए जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने दुश्मन की बेटी से प्यार नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए कि तोंग ने हमारे साथ क्या किया था? तुम्हें हमारा बदला लेना है, इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखो और उस लड़की से दूर रहो। तो लू साओ कहता है दादाजी मैं अपना बदला नहीं भूला, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपने प्लानिंग के तहत ही कर रहा हूँ और मुझे नियान के करीब इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता लगाना है कि उस आग वाले मामले में किस किस का हाथ था और मुझे एक औरत के बारे में पता चला है। मुझे लगता है कि उस औरत का भी हमारी फैक्ट्री से कोई ना कोई नाता जरूर है, इसलिए मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दादाजी कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अपने मकसद से पीछे मत हटना, समझे बेटा। वेल कभी कभी तो मुझे दादाजी पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने बदले के लिए लू साओ की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि लू साओ की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिस वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन इस तरह लोगों से बदला लेकर भी वो कोई खुशी वाली लाइफ नहीं जी रहा, वो हमेशा पेन में रहता है। पर दादाजी को ये सब दिखता ही नहीं, उन्हें बस अपना बदला ही दिखता है। आगे वो लोग एक कंपनी के पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी में जिनसी और यांग यांग भी रहते हैं। तो उन चारों की मुलाकात एक दूसरे से होती है और इसी पार्टी में लू साओ को ये बात पता चल जाती है कि नियान को पता है कि वो सुन नहीं सकता। तो लू साओ को जैसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो नियान पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है और कहता है तुमने ये बात किस किस को बताई है? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि तुम मुझसे बदला ले सको और मुझ पर तरस खा सको। तो नियान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी भी तुम पर तरस नहीं खाया, उल्टा मुझे तो तुम पर फक्र होता है कि तुम ना सुनने के बावजूद भी तुम अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो और किसी को पता भी नहीं चलने देते कि तुम सुन नहीं सकते और मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, मुझ पर भरोसा करो। तो लू साओ यान की बात पर भरोसा कर लेता है कि तभी एक बंदा लू साओ की ये सारी बातें सुन लेता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि लू साओ सुन नहीं सकता। आगे वो दोनों साथ में कपल डांस करते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ये न्यूज पूरे अखबार में फैल जाती है कि लू साओ सुन नहीं सकता। तो ये बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है और सारे बोर्ड मेंबर्स लू साओ को कंपनी से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं क्योंकि लू साओ की इस न्यूज की वजह से बहुत सारे स्टॉक की कीमत नीचे गिर जाती है। तो टोंग ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और लू साओ को कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही काबिल हो, लेकिन तुम्हारी इस प्रॉब्लम की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो लू साओ कहता है मैं अपनी एक कमी की वजह से इस तरह नहीं जा सकता, मैंने यहाँ तक आने बहुत मेहनत की है और मैंने अभी तक तो सेंग की कंपनी को बर्बाद भी नहीं किया है। तो टोंग कहता है आखिरकार तुम सेंग की को बर्बाद करना क्यों चाहते हो?
तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो लू साओ तोंग को बता देता है कि सेंग उसके पापा हैं और बचपन में लू साओ के बहरे होने की वजह से उसके पापा उससे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अपने पापा से बदला लेना चाहता है। तो तोंग लू साओ की इस बात पर भरोसा कर लेता और कहता है मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो लू साओ कहता है प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं स्टॉक की प्राइस को 2 दिन में ऊपर पहुंचा देता हूं तो डायरेक्टर को भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तो आप मेरा साथ देंगे ना। तो तोंग कहता है अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और डायरेक्टर से तुम्हारी सिफारिश करने की भी कोशिश करूंगा। आगे लू साओ का ट्रांसफर स्टोर में हो जाता है तो नियान भी लू साओ के साथ जाती है। आगे वो लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और 2 दिन के अंदर स्टॉक प्राइस ऊपर पहुंच जाता है। तो सारे बोर्ड मेंबर्स ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग लू साओ को स्टोर से बाहर नहीं निकालते। पर लू साओ को बहुत ही अफसोस होता है कि वो कंपनी से बाहर निकल चुका है, लेकिन लू साओ हार नहीं मानता और अपनी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगता है उस कंपनी में दोबारा वापस जाने के लिए। इधर जी सांग और सना के बीच भी धीरे धीरे दूरियां आने लगती है, क्योंकि सना को लगता है कि जी सांग उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने जी सांग को यूडो के साथ देख लिया होता है। तो सना को लगता है कि यूडो और जी सांग एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। तो सना अपने पति से खूब लड़ाई करती है और सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। तो जी सांग सना को समझाने की बहुत कोशिश कर कि वो उसे धोखा नहीं दे रहा, पर सना उसकी एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ नियान को पता चल जाता है कि बचपन में जिस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लू साओ है। तो वो ये बात जानकर फूले नहीं समाती। तो वो जी साओ से इस बारे में बात करती है, पर जी साओ इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि वो कभी भी बचपन में उससे मिला था। तो नियान भी पीछे नहीं हटती और वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और जिन साओ के करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ती। इधर जी साओ का लू साओ पर शक धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और वो अपने भाई को आगाह करता है कि लू साओ अच्छा बंदा नहीं है, उस पर इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। लू साओ आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है और नियान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो तोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस जैसे बहरे इंसान को अपना दामाद तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। और तुम्हें पता है ना, नियान की शादी पहले से ही फिक्स है। जैसे ही उसका 24वां जन्मदिन आएगा उसी दिन मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि नियान की शादी किससे होने वाली है। तो जी साओ कहता है हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन मेरी बात पर आप भरोसा कीजिए, उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। दूसरी तरफ स्टोर में आग लग जाती है तो नियान लू साओ को बचाने के चक्कर में आग में फंस जाती है। तो लू साओ नियान को सही सलामत बाहर लेकर आता है। तो तोंग उन दोनों की इस तरह करीबियों को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और तोंग को समझ में नहीं आता कि वो उन दोनों को दूर कैसे करे। तो तोंग काई को कॉल करता है और कहता है तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना कि तुमने जब नियान 24 साल की हो जाएगी तो तुम अपने बेटे से मेरी बेटी नियान की शादी करवाओगी। तो काई कहती है हाँ मुझे याद है। तो तोंग कहता है अब वक्त आ गया है उन दोनों के मिलने का। तो काई कहती है मैंने अपने बेटे को वहाँ पर भेज दिया, वो अपने तरीके से तुम्हारी बेटी से मिलेगा और उसे खुद परख कर अपनी लाइफ में शामिल करेगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो तोंग ये बात सुनकर राहत महसूस करता है। इधर सना और जीसांग के बीच की दूरियां यूडो की वजह से बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता डाइवोर्स के कगार पर आ जाता है। तो यूडो को ये सब देखा नहीं जाता और वो सीधा सना से मिलने के लिए जाती है और उसकी सारी गलतफहमियां दूर करती है कि उसके और जीसांग के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। वो तो जीसांग को अपना भाई मानती है और यूडो सना की सारी गलतफहमी दूर करती है कि जीसांग सिर्फ उससे प्यार करता है। तो सना ये सब सुनकर फूले नहीं समाती और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। इधर जी साओ लू साओ की लाइफ में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाने लगता है और उसे लू साओ पर शक होने लगता है कि लू साओ कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है उन लोगों के खिलाफ। तो लू साओ को इस बारे में पता चल जाता है तो वो जी साओ की कमजोरी ढूंढने लगता है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में रख सके। तो उसे जी साओ की एक कमजोरी के बारे में पता चल जाता है कि जी साओ ने जुए की वजह से 5 मिलियन जुए में गवा दिए हैं और इस बारे में कंपनी को कुछ भी पता नहीं है। तो लू साओ इसी मौके का फायदा उठाता है और तोंग को जी साओ की पूरी सच्चाई बता देता है। तो तोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जी साओ कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, जितना पैसा मैंने कमाया है मैं उतना पैसा आपको वापस लौटा दूंगा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। और बेचारा जी साओ पैसे इंतजाम करने में जुट जाता है क्योंकि लोन शार्क भी उससे पैसे मांग रहे होते हैं और बेचारे के पास एक भूटी कोड़ी नहीं होती। आगे लू साओ अपनी तिग्रमबाजी लगाकर कंपनी में वापस आ जाता है और वो कंपनी में वापस आकर बहुत ही खुश होता है। आगे जी साओ लू साओ के पास जाता है और कहता है तुमने मेरे भाई को ना मेरे गैम्बलिंग के बारे में बताया, मैं तुम्हें
नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा काला चिट्ठा अपने भाई के सामने लेकर आऊंगा। तो लूसाओ कहता है पहले मेरा काला चिट्ठा लाने के बजाय तुम अपने बारे में सोचो कि तुम उन सबको पैसे कैसे दोगे। अगर तुमने उन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो बेचारा जीसाओ ये बात सुनकर डर जाता है। तो लूसाओ कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम उन लोगों के पैसे चुका सकते हो। तो जीसाओ कहता है वो क्या है। तो लूसाओ कहता है 20 साल पहले एक फैक्ट्री में आग लगी थी, अगर तुम मुझे बता दो कि 20 साल पहले उस फैक्ट्री में क्या हुआ था तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो जीसाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई को धोखा दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लूसाओ कहता है ये तो अब तुम्हें सोचना है, तुम अपने भाई को धोखा दोगे या फिर लोनसार के हाथों मरोगे। तो बेचारा जीसाओ कसम में पड़ जाता है। आगे नियान के होने वाले पति सीजुन की एंट्री होती है। तो सीजुन अपनी होने वाली पत्नी की परख करने के लिए एक गरीब बनकर नियान के साथ रहता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और सीजुन को नियान के साथ टाइम स्पेंड करते करते उससे कब प्यार हो जाता है सीजुन को भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ सेंग की वाइफ को पता चल जाता है कि उसके पति ने पहले भी एक शादी की थी और उस शादी से उसका एक बच्चा है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लूसाओ है। तो सेंग की वाइफ जैसे ये सब जानती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो अपने पति से इस बात को लेकर लड़ाई करने लगती है क्योंकि कोई भी पत्नी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था और उसने ये बात उससे छुपा कर रखी थी। तो सेंग अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, पर उसकी वाइफ उसकी एक भी नहीं सुनती और इस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। दूसरी तरफ लूसाओ की मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो नियान उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो वहाँ पर जाकर लूसाओ की मॉम को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। तो लूसाओ की मॉम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। तो डॉक्टर कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो आपकी जान भी जा सकती है। तो लूसाओ की मॉम कहती है मैं अभी सर्जरी नहीं करवा सकती, अभी तक तो मैंने अपने बेटे की शादी भी नहीं करवाई है, अपने पोते पोतियों को तो खिलाया भी नहीं है, मैं अभी नहीं मर सकती, मैं अभी ये सर्जरी नहीं करवा सकती। कि तभी वहाँ पर जिंसी की मॉम आ जाती है और जिंसी की मॉम को भी पता चल जाता है कि लूसाओ की मॉम बहुत जल्द मरने वाली है। तो उसे लूसाओ की मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से पहली बार अच्छे से बात करती है। जो दो बिल्लियां हमेशा एक दूसरे को देखकर खाने को दौड़ती थी, आज वो दोनों सहेलियां बनकर एक दूसरे से अपना दुख बांट रही होती है। इधर नियान लूसाओ के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे बहुत ही स्पेशल फील करवाती है। तो लूसाओ को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे नियान लूसाओ से अपने दिल की बात कह देती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लूसाओ ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ यांग यांग भी उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख लेती है। तो यांग यांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा लूसाओ के पास जाती है और कहती है आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे नहीं उस नियान से प्यार करते हो? क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? तो लूसाओ कहता है तुम बुरी लड़की नहीं हो, बस मेरे टाइप की नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और ये बात मैंने तुम्हें 1000 बार समझाई है, मैं बस तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। तो यांग यांग लूसाओ की किसी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है मुझे पता बदला लेने के लिए कर रहे हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जिस दिन तुम्हारा ये बदला खत्म हो जाएगा तो दादाजी खुद हम दोनों की शादी करवाएंगे और इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर पाओगे। और यांग यांग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा लूसाओ परेशान हो जाता है। इधर सीजुन को जब पता चलता है कि नियान लूसाओ से प्यार करती है तो उसे लूसाओ पर बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत जलन भी होती है। तो वो अगली सुबह नियान से मिलने के लिए ऑफिस जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और उसे जबरदस्ती किस भी कर लेता है। तो नियान ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सीजुन को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। और नियान ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर सीजुन हार नहीं मानता है क्योंकि वो नियान से बहुत ही सच्चा प्यार करता है। इधर सैंग को अपने बेटे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका बेटा बदले की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा होता है। तो सैंग अपने ससुर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने बदले की वजह से लूसाओ की लाइफ बर्बाद ना करे। तो दादाजी कहते हैं तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा। मैंने सोचा था कि लूसाओ तुमसे बदला लेगा लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि आखिरकार तुम हो तो उसके बाप ही ना, लेकिन मैं लूसाओ जैसा रहम दिल नहीं हूँ, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा और लू परिवार का जो भी था वो सब मैं तुम लोगों से हासिल करके रहूंगा। तो सैंग कहता है आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ, पर लूसाओ को छोड़ दीजिए, उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। तो दादाजी कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं लूसाओ
को छोड़ दूं तो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स लू साओ के नाम कर दो, मैं लू साओ को छोड़ दूंगा। तो सेंग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सी जुन लू साओ से मिलने के लिए आता है और उसे धमकी देता है कि वो नियान से दूर हो जाए क्योंकि वो नियान से प्यार करता है। तो लू साओ कहता है अगर तुम नियान से प्यार करते हो तो उससे शादी करो और उसे यहाँ से दूर लेकर जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। और लू साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सीजुन को समझ में नहीं आता आखिरकार लू साओ ने ये बात क्यों कही। दूसरी तरफ जिनसी की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि उसका पति अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पहले बेटे लू साओ के नाम करने वाला है। तो जिनसी की मॉम अपने पति को कंपनी से बाहर निकाल देती है और उसके पोस्ट पर खुद बैठ जाती है। और जिनसी की मॉम अपने दामाद को भी उसके पोजीशन से हटाकर अपने बेटे को उसकी पोजीशन दे देती है। तो जिनसी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर वो अपने मॉम के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। काई भी यूएस से वापस आ जाती है। तो सीजोन अपनी मॉम को देखकर बहुत ही खुश होता है। तो काई कहती है बहुत साल बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, 20 साल पहले मैंने यहाँ पर अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब मैं जब आई हूँ मैं अपना सब कुछ वापस लेकर जाऊंगी। आगे जी साओ लू साओ के पास जाता है और कहता है 20 साल पहले जो फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में उस औरत काई का भी हाथ था, वो तो उस पूरे प्लानिंग की मास्टरमाइंड थी। तो लू साओ कहती है आखिरकार उसने क्या किया था, मुझे पूरी बात बताओ। तो जी साओ कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, पहले तुम मेरा कर्जा उतारो, उसके बाद ही मैं तुमसे आगे की बात करूँगा। और जी साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा लू साओ परेशान हो जाता है। इधर नियान लू साओ को पटाने के हर तरीके आजमाती है, पर लू साओ उस पर ध्यान ही नहीं देता। पर लू साओ भी नियान से प्यार करता है, पर वो अपने बदले की वजह से नियान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इधर तोंग अपनी बेटी को बता देता है कि उसके 24वें जन्मदिन पर उसकी सगाई होने वाली है। तो नियान ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और इस सगाई को करने से मना कर देती है। पर तोंग भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता और यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ नियान लू साओ की मॉम को बता देती है कि वो लू साओ से बहुत प्यार करती है, पर लू साओ उसके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो लू साओ की मॉम नियान को समझाने की कोशिश करती है कि लू साओ उससे ही प्यार करता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, लू साओ तुमसे ही शादी करेगा। इधर ये मेरा लू साओ का पीछा ही नहीं छोड़ती और उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस पाने के लिए नए नए ट्रिक अपनाती है। और दादाजी के दिमाग में लू साओ और नियान के रिश्ते के बारे में गलत सलत बातें भरती रहती है। तो दादाजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो लू साओ को ऑर्डर देते हैं कि वो नियान से अपना सारा रिश्ता तोड़ ले और यांग यांग से शादी कर ले। तो बेचारा लू साओ अपने दादाजी को समझाने की कोशिश करता है, पर उसके दादाजी उसकी एक बात भी नहीं सुनते। तो बेचारे लू साओ को मजबूरन यांग यांग से शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ती है। आगे लू साओ इस बारे में अपनी मॉम को बताता है। तो उसकी मॉम जैसे ये बात सुनती है उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो कहती है मुझे भी पता है कि तुम इस लड़के से प्यार नहीं करते, तुम तो नियान से प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम नियान से कितना प्यार करते हो। अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो आज के बाद मुझे माँ मत बुलाना, अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो हमारे बीच का सारा रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए तुम्हें नियान से ही शादी करनी होगी, अगर तुमने नियान से शादी नहीं की। और ये कहते लू साओ की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि लू साओ की मॉम को कैंसर है। तो वो लोग ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और लू साओ के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी माँ को इतनी बड़ी बीमारी है और उसे इस बारे में जरा से भी खबर नहीं। आगे लू साओ डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन बहुत ही खराब है, उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, अगर हमने सर्जरी भी की तो बहुत ही कम चांस है कि वो सरवाइव कर पाएंगी। मैंने उनसे पहले भी कहा था सर्जरी करवाने के लिए और अपने फैमिली मेंबर को लाने के लिए, पर वो हमेशा लाने के लिए मना कर देती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस सर्जरी के बाद उनके बचने की चांस बहुत ही कम है। इसलिए वो अपनी बची कुछ ही लाइफ अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती थी, उसे दूल्हा बनते हुए देखना चाहती थी और अपने पोते पोतियों को खिलवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई। तुम्हारी मॉम की कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखो और उनके लिए वो सब करो जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। और बस यही एक तरीका है तुम्हारी मॉम को सेफ रखने का, क्योंकि अगर उन्हें जरा सी भी टेंशन हुई तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। तो लू साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे लू साओ अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है। तो लू साओ की मॉम कहती है बेटा अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, क्या तुम अपनी माँ की एक आखिरी विश पूरी नहीं करोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम नियान से शादी कर लो
उसके साथ खुश रहो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों की अगर शादी हो गई तो तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे और अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाओगे और तुम्हारी शादी नियान से हो जाएगी तो मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूंगी। प्लीज अपनी माँ की ये आखिरी विश पूरी कर दो। तो लूसाओ कहता है मॉम आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं नियान से ही शादी करूंगा। तो लूसाओ की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे लूसाओ नियान को प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं हमेशा इस रिश्ते से भागता था क्योंकि हम दोनों की लाइफ एक जैसी नहीं है। मेरे साथ रहने पर तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्या तुम तब भी मेरा साथ दोगी? तो नियान कहती है चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम पर भरोसा करना बंद करूंगी। वेल फाइनली इन दोनों के प्यार को भी मंजिल मिल जाती है। आगे लूसाओ अपने दादाजी को बता देता है कि वो नियान से शादी करने वाला है। तो दादाजी और यांग यांग ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और यांग तो पूरी तरह हैपर हो जाती है। तो लूसाओ कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकता, तुम मेरी बस एक अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम मेरी बात को समझो। और लूसाओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे दादाजी लूसाओ पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं क्या तुम भूल गए कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था? क्या तुम अपना बदला भूल गए? उन लोगों ने हमारी कंपनी हमसे छीन ली और तुम उसी गद्दार की बेटी से शादी करना चाहते हो? मैं इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगा। तो लूसाओ कहता है हाँ मुझे पता है वो कंपनी हमारी है, लेकिन 20 साल पहले वो फैक्ट्री जल चुकी थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। वो तोंग ही था जिसने 20 साल उस कंपनी में मेहनत की और उस कंपनी को आज नए मुकाम तक पहुंचाया। हम उनसे अपना शेयर मांग सकते हैं लेकिन हम उनसे उनकी कंपनी नहीं छीन सकते। तो लूसाओ के दादाजी कहते हैं लेकिन फैक्ट्री में आग लगाने वाला तो वही था ना, उसी की वजह से हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो लूसाओ कहता है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उस फैक्ट्री में तोंग ने ही आग लगाई थी और मैं उस आग की पूरी सच्चाई जानकर ही रहूंगा कि किसने हमारी फैक्ट्री में आग लगाई थी। दादाजी प्लीज मुझे मेरी लाइफ जीने दीजिए, बदले से कुछ भी नहीं होगा, बदले के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? प्लीज दादाजी इस बदले को छोड़ दीजिए। तो दादाजी कहते हैं मैं इस बदले को नहीं छोड़ सकता, मैं उस कमीनों से बदला लेकर रहूंगा। तो लूसाओ कहता है दादाजी मेरी मॉम को कैंसर है और मेरी मॉम चाहती है कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, मेरा भी हंसता खेलता परिवार हो और मैं अपनी मॉम को निराश नहीं कर सकता, मैं उनकी ये विश जरूर पूरी करूंगा। तो दादाजी जैसे ये बात सुनते हैं तो उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। इधर यांग यांग के सर पर से लूसाओ के प्यार का बुखार नहीं उतरा हुआ होता है तो वो लूसाओ को अपने पास वापस बुलाने के लिए एक प्लान बनाती है, वो भी कांग के साथ मिलकर। और वो कांग को कहती है तुम मुझसे शादी कर लो, जैसे ही हम दोनों की शादी हो जाएगी तो उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लूसाओ को तब मेरी अहमियत पता चलेगी और वो मेरे पास वापस आ जाएगा और उसी तरह नियान भी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इस डील से हम दोनों का ही फायदा है। और वैसे तुम्हें इस डील से एक और फायदा हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं ना, इस शादी की वजह से वो दोनों करीब आ जाएंगे और तुम्हारे पास मौका रहेगा उन दोनों को एक करने का। तो जिनसी को यांग यांग का प्लान अच्छा लगता है और वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। आगे लूसाओ एक मीटिंग फिक्स करता है जहाँ पर वो नियान को दादाजी से मिलवाता है। तो दादाजी नियान को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उल्टा उससे बेरुखी से ही बात करते हैं। तो नियान को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती। आगे लूसाओ काई के पास जाता है और उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि 20 साल पहले क्या उसने फैक्ट्री में आग लगाई थी। तो काई कहती है मैंने फैक्ट्री में आग नहीं लगाई थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी की वजह से मेरे पति की जान गई थी। हाँ मैंने जरूर तोंग को घूस दी थी ताकि वो मेरे साथ काम करे, लेकिन मैंने फैक्ट्री में आग नहीं लगाई थी। तुम्हारे दादाजी के असूलों की वजह से मेरे पति की जान गई थी और मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो लूसाओ कहता है 20 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में मैं पता लगा कर रहूंगा और जिसकी भी गलती है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ तोंग को दादाजी के जरिए से लूसाओ के नियत के बारे में पता चल जाता है कि लूसाओ उसकी कंपनी में इसलिए आया था ताकि वो उससे बदला ले सके और उसकी कंपनी उससे छीन सके। तो तोंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे तोंग लूसाओ को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है तुमने अपने बदले के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इससे अच्छा होगा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो और उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। तो लूसाओ कहता है पहले मैंने जरूर बदले के लिए नियान को अप्रोच किया था, लेकिन अब मैं नियान से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ और अपनी पूरी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपनी परमिशन दे दीजिए। तो तोंग कहता है अगर मैं तुम्हें परमिशन दे भी दूँ तो भी मैं ये चाहकर नहीं कर सकता। नियान की शादी पहले
पहले से ही फिक्स हो चुकी है। 20 साल पहले मैंने नियान की शादी काई के बेटे से जून से फिक्स कर दी थी और काई ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन 2 बच्चों की शादी नहीं करवाई तो वो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है लू साओ, मुझे ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। तो लू साओ कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, काई का मामला मैं खुद संभाल लूंगा और मैं आपको बैंकरप्ट होने नहीं दूंगा। तो टोंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो लू साओ को अपने जाल में फंसा रहा होता है ताकि नियान की लाइफ से लू साओ को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सके। पर लू साओ को टोंग के इस इरादे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो जेन्युइनली की हेल्प कर रहा होता है ताकि उसकी और नियान की शादी हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। इधर दादाजी लू साओ को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो नियान से शादी ना करे, पर लू साओ दादाजी की एक बात भी नहीं सुनता। तो दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो लू साओ को मारने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लू साओ की मॉम आ जाती है और दादाजी को रोक देती है और कहती है जब से मैंने लू साओ को गोद लिया है मैंने उसे आज तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। और यहाँ पर दोनों में जमकर बहस हो जाती है। तो लू साओ की मॉम कहती है आप अपने बदले के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी भी एक लाइफ है जो वो जीना चाहता है और मेरे होते हुए मैं अपने बेटे की लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगी। इधर नियान को सेजुन की सच्चाई पता चल जाती है कि वो ही वो लड़का है जिससे उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स की है। तो नियान सेजुन को बता देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और न ही वो उससे शादी करना चाहती है। वो तो लू साओ से प्यार करती है और उन दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। तो सेजुन कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं कर पाओगी। और सेजुन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यूडो को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि यूडो सेजुन को पसंद करती है पर सेजुन उसे पसंद नहीं करता। आगे लू साओ जी साओ से उसके सारे शेयर्स खरीद लेता है ताकि वो काई को उसके ही चाल में हरा सके, पर लू साओ के पास इतने पैसे नहीं होते। तो बेचारा परेशान हो जाता है कि वो इतने सारे पैसे लाए तो लाए कहाँ से। तो लू साओ की मॉम ये सब सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसके बेटे को पैसे की जरूरत है। तो लू साओ की मॉम लू साओ की हेल्प करने के लिए अपने स्टोर को बेच देती है। तो उसकी स्टोर जो खरीदती है वो कोई और नहीं बल्कि यांग यांग होती है और यांग यांग जानबूझकर लू साओ की मॉम की स्टोर को खरीदती है ताकि वो लू साओ की मॉम को प्रेशराइज कर सके कि वो नियान और लू साओ की शादी ना करे बल्कि उसकी और लू साओ की शादी करे। पर लू साओ की मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि यांग यांग इतनी बड़ी प्लाटिंग कर रही है उसके ही खिलाफ। आगे यांग यांग दादाजी को अपने प्लान के बारे में बताती है। तो दादाजी कहते हैं मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी और लू साओ की शादी करवाऊंगा, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो यांग यांग कहती है अगर मुझे लू साओ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। तो दादाजी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ लू साओ नियान को प्रपोज कर देता है। तो नियान कहती है मेरे 24वें जन्मदिन पर मैं पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगी कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो लू साओ ये सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ काई टोंग को धमकी देती है कि अगर नियान अपने बर्थडे पर सेजुन से सगाई नहीं करती है तो समझ जाना कि हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा और इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। तो बेचारा टोंग परेशान हो जाता है कि वो अपनी बेटी को इस सगाई के लिए मनाई तो मनाई कैसे। आगे नियान का जन्मदिन भी आ जाता है और इधर टोंग अपनी प्लॉटिंग करने लगता है कि वो नियान को इस शादी के लिए कैसे मनाए। तो टोंग नियान को मिलने के लिए बुलाता है और उसके सामने लू साओ की सारी सच्चाई खोलकर रख देता है और कहता है कि लू साओ तुमसे कोई प्यार नहीं करता बल्कि वो बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आया था। तो नियान इस बात पर बिलीव नहीं करती और वो लू साओ पर भरोसा करती है, पर टोंग नियान के सामने ऐसे ऐसे सबूत रखता है कि जिसे देखकर नियान पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने पापा पर भरोसा हो जाता है। आगे नियान के बर्थडे की पूरी तैयारी हो जाती है और सारे लोग नियान के बर्थडे पर आते हैं। तो लू साओ बहुत ही खुश होता है कि आज नियान पूरे दुनिया वालों के सामने उसे अपना पियोन से चूज करेगी। आगे नियान पूरे दुनिया के सामने ये अनाउंस कर देती है जिससे वो शादी करने वाली है, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सी जून है। तो लू साओ जैसे ये सुनता है उसका तो पूरी तरह दिमाग ही हिल जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार नियान ये सब क्या बक रही है। तो लू साओ की मॉम कहती है ये सब क्या हो रहा है बेटा, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तो लू साओ कहता है ऐसी बात नहीं है मॉम, हम दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई है। आगे नियान ये अनाउंस करके वहाँ से चली जाती है। तो लू साओ भी नियान के पीछे जाता है ताकि वो उससे ये पूछ सके कि उसने ये सब क्यों किया। इधर यूडो नियान से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम लू साओ से प्यार करती हो तो फिर तुम सीजुन से शादी कैसे कर सकती हो। तो सीजुन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, वो मुझसे प्यार करती है इसलिए तो वो इस शादी के लिए तैयार हुई है। तो नियान कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये बस एक समझौते की शादी है जो हमारे परिवार ने हम दोनों के लिए तय की है, इसमें कोई भी प्यार नहीं
नहीं है। तो सीजुन ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे लू साओ नियान से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर तुम सीजुन से शादी क्यों कर रही हो। तो नियान कहती है तुमने भी तो बहुत सारे वादे किए थे, क्या तुमने कभी उसे पूरा किया है। तुमने सिर्फ अपने बदले के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, इन सब के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और नियान लू साओ से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। तो लू साओ नियान को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो भले ही बदले के लिए उसके करीब आया था, लेकिन कभी भी उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने पूरे दिल से उससे सच्चा प्यार किया है। पर नियान उसकी एक बात का भी विश्वास नहीं करती और रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ काई अपनी चालबाजी से पीछे नहीं हट रही होती है और वो तोंग की कंपनी को हथियाने की पूरी प्लानिंग कर रही होती है। और बेचारा तोंग भी काई के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि काई के पास बहुत ही पावर होता है और बेचारे तोंग के पास नहीं होता। इधर बेचारे लू साओ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। तो उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है अभी नियान गुस्से में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। अगर तुम बड़े प्यार से उसे समझाओगे तो वो तुम्हारी बात पर यकीन जरूर करेगी बेटा, हिम्मत मत हारना। तो लू साओ कहता है मॉम चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नियान मुझसे नफरत करना बंद नहीं करेगी। उसे लगता है मैंने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ दादाजी लू साओ को टोन मारते ही रहते हैं कि उसे अपना बदला नहीं भूलना है, उसे उन लोगों को बर्बाद करके रहना है। तो लू साओ भी दादाजी से बहुत ही बदतमीजी से बात करता और कहता है दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बदले को नहीं भूला, चाहे मैं मर भी जाऊं ना तो भी मैं आपका बदला लेकर रहूंगा। तो दादाजी लू साओ की ऐसी बदतमीजी पर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। आगे लू साओ को शेयर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसकी माँ उसे ढेर सारे पैसे लाकर देती है। तो लू साओ अपनी मॉम से पूछता है मॉम आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। तो लू साओ ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मॉम वो रेस्टोरेंट तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना, फिर आपने उसे क्यों बेच दिया। तो लू साओ की मॉम कहती है मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लू साओ ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है मॉम मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, मैं आपका रेस्टोरेंट आपको वापस दिलवा कर रहूंगा। कि तभी योडो लू साओ की मॉम को कॉल करती है और उसे बताती है कि यांग यांग ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने जानबूझकर हमारे रेस्टोरेंट को खरीदा और वो हमारे रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड भी बदलना चाहती है। तो लू साओ की मॉम जैसे ये सुन उन्हें ठगा गया है तो वो ये बात सुनकर बहुत ही सदमे में चली जाती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो लू साओ अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अब तुम्हारी माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जितना हो सके अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर लो। तो लू साओ जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर तो बेचारे की आंखों से तो आंसू रुकते ही नहीं। आगे नियान लू साओ की मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो लू साओ की मॉम नियान को समझाती है कि लू साओ उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझती है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो उससे सच में बहुत प्यार करता है। और लू साओ की मॉम नियान से एक प्रॉमिस भी लेती है कि मेरे जाने के बाद तुम प्लीज लू साओ का साथ मत छोड़ना, उसके साथ रहना, उसे सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा पूरी तरह अकेला हो जाएगा और मैं अपने बेटे को इस तरह अकेले नहीं देख सकती, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो नियान। तो नियान लू साओ की मॉम को प्रॉमिस कर देती है। आगे लू साओ की मॉम की मौत हो जाती है। तो लू साओ अपनी मॉम की मौत की वजह से पूरी तरह सदमे में चला जाता है। इधर यांग यांग दादाजी को कहती है दादाजी मैं भी लू साओ से मिलना चाहती हूँ। तो दादाजी कहते हैं अभी तुम लू साओ से मत मिलो, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वो तुम पर भड़कने लगेगा, क्योंकि लू साओ को लगता है कि उसकी मॉम की ऐसी हालत की वजह तुम हो, इसलिए अभी बेटा मत मिलो, जब मुझे सही मौका मिल जाएगा तो मैं खुद तुम्हें लू साओ से मिलवा दूंगा। तो यांग यांग कहती है ठीक है दादा, मैं आपका इंतजार करूंगी। आगे लू साओ अपनी मॉम की मौत के बाद पूरी तरह बदल जाता है और उसके अंदर अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रहती, वो सबसे रूडली बात करता है और अपने जीने का मकसद सिर्फ बदला रखता है और वो बदले की पूरी प्लानिंग भी करता है। तो दादाजी अपने पोते की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटते और अपने पोते को जानबूझकर बदले की ओर ढकेलते रहते हैं। आगे लू साओ यांग यांग से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है और उससे अपनी माँ का रेस्टोरेंट भी वापस ले लेता है। तो यांग यांग ये सारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके अंदर बदले की भावना पैदा होने लगती है। इधर नियान अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार लू साओ और लू साओ के दादाजी के साथ उनका क्या रिश्ता था, आखिरकार उन्होंने लू साओ के दादाजी के साथ क्या किया था। तो तोंग अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने दादाजी के साथ धोखा किया था, जिस वजह से दादाजी उससे बदला ले रहे हैं। तो नियान ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है।
पर वो अपने पापा को माफ नहीं करती और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाती है और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है कि उन्होंने कंपनी के साथ धोखेबाजी की थी और उन्होंने कई इलीगल काम भी किए हैं, जिस वजह से तोंग को जेल हो जाती है। दूसरी तरफ काई अपनी पूरी प्लानिंग कर लेती है कंपनी को हथियाने के लिए और इस समय वो यांग यांग को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। तो यांग यांग भी काई के साथ हाथ मिला लेती है क्योंकि उसका एक ही मकसद होता है, लू साओ को बर्बाद करना, क्योंकि लू साओ ने उसके प्यार को ठुकराया होता है, वो भी नियान की वजह से। इसलिए यांग यांग बहुत ही गुस्से में होती है और वो लू साओ से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। तो जिनसी यांग यांग की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो यांग यांग को समझाने की कोशिश कर सब करके कोई भी फायदा उसे नहीं होने वाला, बाद में उसे ही दुख होगा और बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मूव ऑन करे। पर यांग यांग जिनसी की एक बात भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ नियान ये सब करके कंपनी छोड़कर जाने लगती है, पर लू साओ उसे कंपनी छोड़ने नहीं देता और कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो मेरे साथ मिलकर ही तुम्हें काम करना होगा, समझी। तो नियान लू साओ के कहने पर उसके साथ रह जाती है। आगे नियान को धीरे धीरे पता चलता है कि लू साओ सच में उससे बहुत प्यार करता है। तो नियान को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उस रिंग को ढूंढने के लिए वहीं पर जाती है और उसे वो रिंग भी मिल जाती है। दूसरी तरफ काई और जिसांग मिलकर कंपनी को हथियाने की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो लू साओ भी अपनी पूरी चाल चल रहा होता है उन लोगों को मात देने के लिए। आगे लू साओ को पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है और उसका कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है। तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और वो भी ये बात सुन लेते हैं। तो दादाजी ये बात सुनकर तो बहुत बड़े सदमे में ही चले जाते हैं। आगे लू साओ को यूडो के द्वारा अपनी मॉम का एक लेटर मिलता है जो उसकी रियल मॉम ने उसके लिए लिखा होता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि जिस दिन उसकी माँ को पता चला था कि उसके पापा ने उसे धोखा दिया है, उसी दिन से उसने अपने पति से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और उसी दिन से मैं अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा तुम अपने पापा से नफरत मत करना और ना ही अब बदले के बारे में सोचना। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ फ्रीली जियो और अपनी लाइफ उन लोगों के साथ बिताओ जिससे तुम प्यार करते हो। तो लू साओ ये सब पढ़कर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और रोने भी लगता है। आगे लू साओ अपने दादाजी को वो लेटर पढ़कर सुनाता है। तो दादाजी वो लेटर सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जिस बेटी के लिए वो बदला लेना चाहते थे वो बेटी बदला नहीं चाहती थी, बल्कि वो ये चाहती थी कि उसका बेटा अपनी एक खुशहाल लाइफ जिए। तो दादाजी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और दादाजी लू साओ को सर्जरी करवाने को कहते हैं। तो लू साओ सर्जरी करवाने से मना कर देता है क्योंकि सर्जरी बहुत ही रिस्की होता है। तो दादाजी कहते हैं तुम्हारा कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है, प्लीज तुम सर्जरी करवा लो। तो लू साओ कहता है अभी मुझे ढेर सारे काम करने हैं, मुझे उस औरत से बदला लेना है जिस वजह से हमारी फैक्ट्री जली थी, जब तक मैं उसे बर्बाद नहीं कर लेता मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। और लू साओ सर्जरी करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ नियान दादाजी से अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है और दादाजी उसे माफ कर देते हैं। आगे दादाजी नियान को बता देते हैं कि लू साओ को कैंसर है। तो नियान जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे लू साओ जिनसी की मॉम को भी वो लेटर पढ़वाता है और कहता है मेरे पापा सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, प्लीज आप ये गलतफहमी मत पालिए कि मेरे पापा ने आपको कभी भी धोखा दिया है। तो जिनसी की मॉम जैसे ये सब सुनती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने एक लेटर की वजह से जिनसी के पापा के साथ बहुत लड़ाई की थी और उनसे डिवोर्स लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। आगे जिनसी के पापा घर छोड़कर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जिनसी की मॉम आ जाती है और उन्हें घर छोड़कर जाने से रोक लेती है और अपनी गलती की भी माफी मांगती है। और जिनसी की मॉम जिनसी के पापा को कहती है मैं चाहती हूँ कि हम लोग लू साओ को अपने बेटे के तौर पर अपना ले। तो जिनसी के पापा ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे धीरे धीरे सबकी लाइफ नॉर्मल होने लगती है। नियान और लू साओ की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और उन दोनों का प्यार फिर से और गहरा होने लगता है। दूसरी तरफ यूडो, सुजिन और जेन में लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों लड़के यूडो से प्यार करते हैं पर यूडो सीजुन से प्यार करता है। पर यूडो को ये बात भी पता होती है कि सीजुन नियान से प्यार करता है, इसलिए यूडो सीजुन से दूरी बनाकर रखती है और जेन के करीब जाने की कोशिश करती है। तो सीजुन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी बात को लेकर उन दोनों में हमेशा कंपटीशन होते रहता है और वो दोनों यूडो के दिल को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे लू साओ यांग यांग के पास जाता है और उसे समझाता है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं होने वाला और तुम मेरे जैसे इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारी लाइफ में ऐसा बंदा आएगा जो तुम्हें खुश रखेगा और वो लड़का तुम्हारी दुनिया में ऑलरेडी आ चुका है जिनसे तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बार जिनसी को चांस देकर देखो। लू साओ यांग को इस तरह समझाता है कि यांग यांग अपने पहले प्यार से बाहर आ जाती है और
अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर लू साओ काई के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है तो जी साओ उसे कहता है, मेरे पास काई के खिलाफ ऐसा सबूत है जिससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि तुम्हारी फैक्ट्री पर काई ने ही आग लगाई थी। तो लू साओ कहता है, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। तो जी साओ कहता है, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, अगर तुम मुझे ढेर सारे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हें वो सबूत दूंगा। तो लू साओ पैसे का इंतजाम करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जी साओ काई को भी धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे ढेर सारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सबूत जी साओ को दे दूंगा, उसके बाद तुम जेल में चक्की पीसती रहना। तो बेचारी काई भी डर जाती है और वो जी साओ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। इधर दादाजी भी सेंग को पूरी तरह माफ कर देते हैं और उसे अपने बेटे के रूप में फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन लोगों की हंसती खेलती दुनिया फिर से आबाद हो जाती है। सारे लोग दादाजी को अपने दादाजी की तरह ट्रीट करते हैं और दादाजी ये सब देखकर तो फूले नहीं समाते। आगे नियान लू साओ को बता देती है कि मुझे पता है तुम्हारी बीमारी के बारे में और ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो और ये ऑपरेशन करवा लो। तो लू साओ ये सब सुनकर तो और इमोशनल हो जाता है और कहता है, एक बार मैं काई को उसके गुनाहों की सजा दिलवा दूं, उसके बाद मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगा। तो नियान ये बात सुनकर खुश हो जाती है। इधर सुजोन भी यूडो से अपने प्यार का इजहार कर देता है तो यूडो ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है और फाइनली इन दोनों के प्यार को भी उनकी मंजिल मिल ही जाती है। इधर जिनसी भी यांग यांग के उजरे करियर में उसका साथ देता है और उसे सपोर्ट करता है और उसे फिर से उसी मुकाम पर लाने के लिए ढेर सारे डायरेक्टर से बात करता है ताकि कोई उसे रोल दे दे और वो अपने पोजीशन पे फिर से वापस आ जाए। और जिनसी चोरी छुपे यांग यांग की हेल्प करता है और यांग यांग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे लू साओ नियान को प्रपोज कर देता है तो नियान ये सब देखकर तो फूले नहीं समाती और वो दोनों अपने प्यार के फूल खिला ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काई आ जाती है उन दोनों प्यार में ग्रहण लगाने के लिए और काई जी साओ को कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं कहीं की भी नहीं रही, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। कि तभी वहाँ पर जी साओ आ जाता है काई से बदला लेने के लिए क्योंकि काई ने जी साओ को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे होते हैं, जिस वजह से जी साओ काई से बदला लेने के लिए उसे चाकू मारने ही वाला होता है। लेकिन बीच में लू साओ आ जाता है और वो चाकू लू साओ को लग जाती है। आगे लू साओ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है और उसके कैंसर का भी ऑपरेशन हो जाता है। पर इन दो ऑपरेशन की वजह से लू साओ को कई दिनों तक होश नहीं आता तो नियान को लू साओ की बहुत ही टेंशन होती है। इधर काई को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन उससे वो अपने बेटे सीजुन और यूडो के रिश्ते को मंजूरी दे देती है और उसके बाद वो खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए। आगे 6 मंथ का लीप आ जाता है, यूडो और सीजुन की शादी हो जाती है और यूडो प्रेग्नेंट भी होती है और इन दोनों की लाइफ परफेक्टली चल रही होती है। दूसरी तरफ जिनसी और यांग यांग का भी टाका भिड़ गया होता है और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते हैं और उनकी फैमिली भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश रहती है। दूसरी तरफ नियान भी कंपनी की चेयरवुमन बन गई होती है और वो कंपनी को बहुत ही अच्छे से संभाल रही होती है। आगे सारे मेंबर एक ऑक्शन में मिलते हैं जहाँ पर नियान के लैंप की नीलामी हो रही होती है तो सारे फैमिली मेंबर्स उस लैंप पर बोली लगा रहे होते हैं और एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ पर पूरी फैमिली अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश रहती है और सारे लोग खुशी के साथ उस लैंप पर बोली लगा रहे होते हैं कि तभी उधर से लू साओ की एंट्री होती है जो उस लैंप पर बहुत ज्यादा ही बोली लगाता है और वो लैंप उसके नाम पर ही रजिस्टर होती है क्योंकि उस लैंप को उसकी प्यारी वाइफ नियान ने बनाया होता है और लू साओ अपनी वाइफ की किसी भी चीज को किसी और बंदे के हाथ तो बिल्कुल भी लगने नहीं देने वाला। और यहाँ पर उन दोनों की पूरी फैमिली उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर उन दोनों की फैमिली प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहती है और यहाँ पर किसी के अंदर कोई भी मनमुटाव नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये रिवेंज स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।